स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद से यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस भर्ती 2023 के लिए जीके साइंस की बेहतरीन सुपर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। रेडियो ऑपरेटर परीक्षा के लिए है। प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। फिलहाल इसके पहले बहुत सारी क्लासेस हुई हैं, लेकिन नए सिरे से जो शुरुआत हुई है उसका ये 17 नंबर क्लास है। इसके पहले जितनी भी हुई हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर जीके प्लस साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो में अगर आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी को बता दें, आप सभी मित्र के लिए, आप सभी के एग्जाम्स को देखते हुए आपके सपने को पूरा करने के लिए 5000 जीके के क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है, और वो भी सबसे कम दामों में। इतने कम दाम में आपको कोई भी नहीं देगा, मात्र 39 रुपये में, मात्र 39 रुपये में। एक चॉकलेट का भी दाम नहीं है मेरे प्यारे भाई। इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है। ये ई बुक जो है ये आपके यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए तैयार की गई है। अगर आप आज ये 39 रुपये सोच करके, अगर आप ये आज 39 रुपये ना सोच करके इस ई बुक को परचेज कर लेते हैं, तो आगे चल करके जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप ये बताएंगे कि हाँ भाई वो ई बुक जो है मुझे बहुत फ़ायदा की थी, है ना मेरे प्यारे भाई। एक तरीके से पूरे मान के चलिए टैबलेट वाला काम करेगी। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक्स, जीके के 5000 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ई बुक आपकी इमेज एंड कलरफुल है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी पूजा BCIT05@OKSBI पे मात्र 39 रुपये पे करके इसे परचेज कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर 8948667652 8948667652 पे व्हाट्सएप करके यहाँ से भी ई बुक को आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई अगर आपकी इच्छा है तो आप इसे ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी मेरे प्यारे भाई। चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन क्लास को। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा ताकि हम कम समय में जल्दी से कवर कर पाएँ। क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें कौन गलत लिखा है। यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश के लोकगीत लिखे हैं और यहाँ पर उसे संबंधित क्षेत्र या फिर स्थान लिखे गए हैं। बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप देखो, आल्हा बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है, क्या यह सही है? बिल्कुल सही लिखा गया है। विराह पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ये भी सही लिखा गया है। कजरी रुहेलखंड, ये गलत है मेरे प्यारे भाई। कजरी जो है ना, ये रुहेलखंड में नहीं बल्कि मिर्जापुर में प्रसिद्ध है। कहाँ पर प्रसिद्ध है मेरे प्यारे मित्र? याद रखना, मिर्जापुर में, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यही यहाँ पर गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है मित्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आपको बताना है। आंसर दिख गया है लेकिन नकल मत करना, ठीक है। अगर नहीं देखे हो तो बताइए। अब आंवले का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे कि आंवले का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला। मेरे प्यारे भाई जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि आंवले का सबसे अधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है कब से कब के दौरान? फटाफट आंसर देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। खरीफ फसल की बात कर रहा है मित्र, याद रखिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि खरीफ फसल की बुआई जो है ये जून जुलाई के दौरान की जाती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं जून जुलाई के दौरान, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। मेरी प्यारी भाई यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का, धान, गन्ना या फिर गेहूं? इसका आंसर बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल जो है वह कौन सी है? गेहूं। गलती मत करना, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं गेहूं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? Which of the following sites was the first to be discovered? निम्नलिखित में से कौन से स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी? देख सकते हो मेरे प्यारे भाई, एसएससी जेई इलेक्ट्रीशियन में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, 2019 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था।
फटाफट आंसर बताएंगे हमारे सभी प्यारे भाई। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी? मेरे प्यारे भाई याद रखना, सबसे पहले खोज किसकी की गई थी? हड़प्पा की। ठीक है, कब की गई थी ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, कब की गई? 1921 में। ठीक है, तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, हड़प्पा की खोज सबसे पहले की गई थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, खोज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, दैट मीन्स जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ये आपका एसएससी जेल सिविल में पूछा गया था गाइस, इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन नंबर सी ऋषभदेव। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ऋषभदेव, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई? देखिए यहाँ पर, द टर्म स्तूप इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑफ गौतम बुद्धास लाइफ? दैट मीन्स स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। एसएससी जेईई सिविल में पूछा गया 2018 में मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट है। मैं आप सब प्यारे मित्र से दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है, मैं उनसे निवेदन करता हूं एक बार क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक जरूर कर देंगे। मेरे प्यारे भाई, लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, ना तो आपके पैसे कटेंगे, ना ही गाइस आपका कोई भी टाइम बर्बाद होने वाला है। क्लास को देखते देखते आप केवल और केवल एक लाइक कर दीजिए गाइस। मैं आपसे कुछ नहीं कहता हूँ, ना ही मैं आपसे रुपए मांगता हूँ। और गाइस, आपको जितनी भी कोशिश मैं आपके लिए कर सकता हूँ, हर संभव कोशिश रहती है कि आपके लिए मैं पूरी जी जान लगा दूं आपके सपने को पूरा करने के लिए। फिर भी आप सब ऐसे मित्र हैं कि जो आप क्लास को लाइक तक नहीं करते हो। मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो आप सब प्यारे भाई बहन का भी फर्ज बनता है, आप सब प्यारे भाई बहन का भी दायित्व है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा गाइस। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि गाइस हर एक लाइव क्लास को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करेगी। ठीक है, तो स्तूप जो है गाइस, ये गौतम बुद्ध के किस जीवन की घटना से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, मृत्यु से। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर है मृत्यु से। और ये भी आप याद रखना मेरे प्यारे भाई, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना मेरे प्यारे मित्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हिच टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज इन द शेप ऑफ अ किनेटिक्स चैरेट हैविंग elaborately carved stone wheels, पिलर्स एंड वॉल्स? दैट मीन्स किस मंदिर परिसर का आकार भव्य रथ के समान है, जिसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए, स्तंभ और दीवारें हैं? इसका आंसर बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मीनाक्षी मंदिर, या फिर महाबोधि मंदिर, या फिर बृहदेश्वर मंदिर, या फिर कोणार्क सूर्य मंदिर? मेरे प्यारे भाई, आप सब यहाँ पर जो बता रहे हैं कि कोणार्क सूर्य मंदिर जो गाइस है, इसका जो मतलब आकार है, ये भव्य रथ के समान है, जिसमें नक्काशीदार पहिए, स्तंभ और दीवारें हैं। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर, यानी कि कोणार्क सन टेम्पल। मेरे प्यारे भाई, आप ये भी याद रखना कि कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे भाई, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना। ओके, अगला आपके सामने, इसका आंसर आपको बताना है। कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप इज, दैट मीन्स केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? फटाफट आंसर देंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दीजिए। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। कवरत्ती जो है ना, ये लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रबी फसल की अवधि क्या होती है? फटाफट आंसर देंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हर एक क्वेश्चन गाइस आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है, कोई भी आपका ऐरा गैरा क्वेश्चन नहीं रहता है कि जो आपके एग्जाम में ना आए। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आता हूँ गाइस, आपका हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होता है। आपका हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो बताएंगे रबी फसल की अवधि क्या होती है? मेरे प्यारे भाई, याद रखना, रबी फसल की अवधि जो है ना, ये अक्टूबर से मार्च के बीच होती है। मेरे प्यारे भाई, याद रखना, अक्टूबर से मार्च के बीच की अवधि को रबी फसल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस समय मौसम भी वही चल रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके सामने कि दी फेमस जोग फॉल्स इज इन, दैट मीन्स प्रसिद्ध जोग जलप्रपात जो है ना, ये कहाँ स्थित है?
इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप बताएंगे। याद रखना मेरे प्यारे मित्र, जो जोग जलप्रपात है, जो ये जोग जलप्रपात है ना, इस जोग जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। मित्र याद रखना, जोग जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ है, आपसे अगर ये पूछा जाता है मित्र, तो याद रखना है कहाँ पर है, कर्नाटक में। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सबसे अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसका आंसर आपसे प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सबसे अधिक या फिर सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। मेरे प्यारे भाई याद रखना, सबसे अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा जो है ना, ये भारत किसके साथ करता है, तो वो करता है बांग्लादेश के साथ। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के साथ। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, याद रखना। क्वेश्चन है कि व्हिच इज द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया वेयर रूपी इज नॉट यूज्ड एज करेंसी। दैट मीन्स भारत के किस पड़ोसी देश में रुपए को मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। कहने का मतलब है कि भारत के किस पड़ोसी देश में करेंसी जो है या मुद्रा जो है गाइस, ये रुपया नहीं चलती है। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए। पाकिस्तान में भी रुपया ही चलता है, नेपाल में भी रुपया ही चलता है, श्रीलंका में भी रुपया चलता है, लेकिन बांग्लादेश में रुपया नहीं चलता। तब यहाँ क्या चलता है, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, बांग्लादेश में रुपया नहीं बल्कि यहाँ टका चलता है। ठीक है, बांग्लादेशी टका कहते हैं उसे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ चलती है टका। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ चलती है टका। सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा मोती द्वीप के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है कि किस देश को मोती द्वीप के नाम से भी जानते हैं। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट बहुत है। तो मेरे प्यारे मित्र याद रखना, इसमें बहरीन जो है ना, बहरीन को हम मोती द्वीप के नाम से भी जानते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर डी, बहरीन। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज येलो रिवॉल्यूशन इन इंडिया एसोसिएटेड विथ। दैट मीन्स ये है कि भारत में पीली क्रांति जो है यह किससे जुड़ी है। सब्जियों से, तिलहन से, फल से, मछली से, किससे जुड़ी है बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल। जो पीली क्रांति है, येलो रिवॉल्यूशन है ना, ये ऑयल सीड से जुड़ी है। दैट मीन्स तिलहन से जुड़ी है। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर बी, तिलहन से। ठीक है, जो पीली क्रांति है ये किससे जुड़ी है, तिलहन से, तिलहन उत्पादन से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि किस स्थानीय हवा को डॉक्टर वायु या डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। मेरे प्यारे भाई याद रखना, हरमट्टन की। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, हरमट्टन के पवन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोस्ट हार्मफुल फॉर ओजोन लेयर। कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए सबसे अधिक हानिकारक है। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उसे सीएफसी के नाम से भी जानते हैं गाइस, सीएफसी। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि इसमें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है ना, इसे हम सीएफसी भी कहते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है मेरे प्यारे भाई, ये हमारी ओजोन परत के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है, हार्मफुल है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। कहने का मतलब है कि किस परत में ओजोन परत है।
देखो सिंपल है, इजी है, बट आप अगर जानते होंगे तो आपके लिए इजी है, नहीं जानते हैं तो कठिन है। ऐसा तो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर वी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड इन इंडिया फॉर अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड लेइंग बिटवीन टू कॉन्फ्लुएंट रिवर्स। भारत में निम्न में से किस पद का इस्तेमाल दो नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो कहा क्या गया कि दो नदियों के बीच की भूमि, तो दो नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं मेरे प्यारे भाई दोआब। क्या कहा जाता है? दोआब। ठीक है, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं दोआब, बिल्कुल सही होगा। एसएससी जेईई सिविल 2018 में पूछा गया था। अगला आपके सामने क्या है याद देखिए। क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सबसे अधिक निकट है? मेरी प्यारे भाई जिसे आप कहते हो, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, जिसे आप कहते हो इंदिरा पॉइंट, यानी कि पिग्मेलियन पॉइंट, इसे ही इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो पिग्मेलियन पॉइंट जो है ना, ये इक्वेटर के सबसे अधिक निकट है मेरे प्यारे भाई, याद रखना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने है मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। कहने का मतलब है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, जिसे हम क्रस्ट यानी कि पपड़ी कहते हैं, पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व क्या है? बताओ करेक्ट आंसर क्या हुई? तो बिल्कुल हमारे प्यारे मित्र, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, जिसे क्रस्ट या फिर पपड़ी के नाम से जानते हैं, उसमें सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में दूसरा तत्व हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। ठीक है, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं सिलिकॉन, बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज आल्सो नोन एज गैस गेंट। दैट मीन्स ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को गैस दानव भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी। जो भी आपको टफ लगे ना, आप उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करो, कहने की जरूरत ना पड़े। बताओ इसका सही आंसर क्या हुई? बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, गैस दानव के नाम से किस ग्रह को जानते हैं हम, वो हो जाएगा अपना बृहस्पति ग्रह। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बृहस्पति ग्रह। अगला आपके सामने, व्हाट इज द इंडियन नेशनल फ्रूट। अब देखो इतना सिंपल क्वेश्चन कौन नहीं जानता है, फिर भी एसएससी जेईई में आया था। देखो कहने का मतलब है सिंपल और कठिन का मतलब नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से कठिन ही पढ़ा करो, बहुत ज़्यादा सिंपल के चक्कर में मत पढ़ो। ठीक है, व्हाट इज द इंडियाज नेशनल फ्रूट। सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय फल आपका, वो हो जाएगा, मौसम चलने वाला है, फूल आ रहे हैं, कहने का मतलब है मैंगो। आम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ना। आम जो है ये अपना यहाँ का नेशनल फ्रूट है, राष्ट्रीय फल है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? फटाफट आंसर देंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? अब मेरे प्यारे मित्र आप ये याद रखना इसमें कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। वो कौन थे? यस राधाकृष्णन, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ना, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, दूसरे राष्ट्रपति थे। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड अनऑप्शनड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दैट मीन्स निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे? अब बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल मेरे प्यारे भाई,
निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे भाई, मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी हमारे प्यारे भाई बहन, जो भी हमारे प्यारे मित्र, जो भी हमारे छोटे भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं ना, वे अपने इस छोटे से प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। एक बार सभी प्यारे भाई बहन ये बता दो कि किस किसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, फटाफट ये बता दीजिए और क्वेश्चन भी देखते रहिएगा, ठीक है। अब बता दीजिए कि किस किसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, एक बार बता दो फटाफट फटाफट, सभी बताओ पहले, तब आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, थैंक यू सो मच जिसने सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो आपको पता होगा कि जिसने सब्सक्राइब कर रखा है ना, उनको गाइस इसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे ही क्लासेस हमारी स्टार्ट होती हैं नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होती है असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई अगर आपने नहीं किया है ना तो कर लीजिए, जो किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आप वो भी कर दीजिएगा, कहने की जरूरत ना पड़े मेरे भाई, आप इतने तो समझदार है कि अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो आपका भी दायित्व तो बनता है। तो देखो क्वेश्चन आपसे अगला है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर इज इंडियन प्रेसिडेंट। दैट मीन्स ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर आप याद रखना कि इसमें जो जाकिर हुसैन है ना, जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये सबसे कम समय तक रहे राष्ट्रपति। कब से कब तक रहे? तो 13 मई इनका गाइस कार्यकाल शुरू हुआ था 13 मई 1967 से, और ये खत्म हो गया था 3 मई 1969 को। कहने का मतलब है कि 13 मई 1967 से शुरू हुआ और 3 मई 1969 को खत्म। तो सबसे कम तो हुआ ना, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन डी। अगला आपके सामने क्या है, एक ये देख लो कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे छोटा था? बस वही आपसे कहा गया है, थोड़ा सा घुमाया गया है। देखो घुमा फुरा कर तो आपसे पूछे ही जाएंगे, लेकिन घूमना आपको थोड़ी है, घूमना नहीं है, बिल्कुल आपको स्थिर रहना है, क्योंकि आपको पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे छोटा था? अभी मैंने बताया ना, सबसे कम किसका था? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मुस्लिम राष्ट्रपति सबसे पहले यही बने थे, याद रखना मेरे प्यारे भाई, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है? लेकिन याद रखना गाइस, इसमें हटाने की प्रक्रिया तो दी गई है, लेकिन इसमें लोकसभा की गाइस से सहमति आवश्यक होती है, ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। अब मेरे प्यारे भाई आप ये याद रखना कि जो आर्टिकल 67 है, यानी कि जो अनुच्छेद आपका 67 है ना, इसे मतलब के माध्यम से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 67 या फिर अनुच्छेद 67, जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा मेरे प्यारे भाई। अगला आपके सामने, इन व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब्ड। दैट मीन्स ये हुआ कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, याद रखना, फटाफट आंसर देंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? याद रखना कि जो आर्टिकल 12 से 35 तक है ना, 12 से 35 तक, इन 12 से 35 के बीच में ही फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने कि द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज हेल्ड इन। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। याद रखना कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है ना, ये कहाँ आयोजित की गई थी? दिल्ली में आयोजित की गई थी। और ये कब आयोजित की गई थी आपसे ये भी पूछा जा सकता है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, 9 दिसंबर 1946, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी नई दिल्ली या फिर दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगला आपके सामने फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो चुका है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि आप सब जानते हैं कि असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर में फिजिक्स के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फिजिक्स में पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? यह आपका आरआरबी जेई में पूछा गया था गाइस 2019 में। इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इनमें से शक्ति का सूत्र क्या है? अब देखो यहाँ पर शक्ति का सूत्र क्या है
P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, ये भी है, बिल्कुल है, आप सब जानते हैं। P बराबर वी बाई आर, ये भी तो हो जाएगा, वी बाई आई, ठीक है, आई मतलब धारा। और इसके बाद आप यहाँ पर देखो गाइस, P बराबर आई स्क्वायर गुणे आर, ये भी तो हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों है ना जो, ये शक्ति के सूत्र ही हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, इनमें से सभी, ये इनमें से सभी है ना। अभी तक आपने इसे देखा होगा ऑप्शन नंबर डी पर, लेकिन अब चेंज कर दिया गया ऑप्शन नंबर सी पर। सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मेनी लॉज ऑफ मोशन डिड आइजैक न्यूटन फॉर्मुलेटेड। दैट मीन्स ये हुआ कि आइजैक न्यूटन ने गति के कितने नियमों का सूत्रीकरण किया। सब जानते हो कि सर आइजैक न्यूटन ने कुल कितने नियम दिए थे, जानते होंगे। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि कुल मिलाकर के उन्हें कितने नियम दिए, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, 3 ही नियमों तो दिए थे। सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, 3 नियम दिए गए थे सर आइजैक न्यूटन के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है गाइस कि यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो बताइए मेरे प्यारे भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि यदि वेग यानी कि जो वेलोसिटी होती है उसके अगर हम वेग को 2 गुना कर दें गाइस, यानी कि उसके हम वेग को 2 टाइम्स कर दें तो उसमें परिवर्तन क्या होगा। अब देखो मेरे प्यारे भाई, आप यहाँ पर ये याद रखना कि अगर वेग 2 गुना होगा तो उसका संवेग जो है ना, संवेग जो है वह 2 गुना ही रहेगा, लेकिन उसकी जो गाइस गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, वह 4 गुनी हो जाएगी। अब कैसे हो जाएगी, आप सब ये तो जानते ही होंगे कि जो संवेग, जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वह होती है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। एम यहाँ पर क्या हो जाता है आपका मॉस यानी कि द्रव्यमान, और वी क्या हो जाता है आपका वेग। वेग 2 गुना कर दिया जाएगा, कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई, इसमें वेग 2 गुना कर दिया जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो आप ही आप 4 गुनी हो जाएगी। सही आंसर क्या होगा आपका, संवेग जो है वह 2 गुना और काइनेटिक एनर्जी या फिर जो गतिज ऊर्जा है ये 4 गुनी बढ़ेगी। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने कि जीरो एक्सेलरेशन मीन्स, मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि शून्य त्वरण का अर्थ क्या है। बताओ इसमें शून्य त्वरण का अर्थ क्या है। त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है कि वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को ही तो त्वरण कहते हैं। और अगर शून्य त्वरण है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है मेरे प्यारे भाई कि उसका जो वेग होता है ना, उस वस्तु का जो वेग होता है या फिर जो गाइस ऑब्जेक्ट्स का वेलोसिटी होती है वह कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है, उसे ही कहते हैं हम शून्य त्वरण। सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, वस्तु का वेग स्थिर होता है उसे कहते हैं शून्य त्वरण। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्वल एक्सेलरेशन इक्वेशन। कहने का मतलब है गाइस कि इनमें से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। अब यहाँ पर आप देखो गाइस, गति के तो 3 समीकरण दिए गए थे, गति के नियम के 3 समीकरण दिए गए थे। पहला समीकरण क्या है, v बराबर यू प्लस ए टी। दूसरा है गाइस आपका यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा है आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये आपके गाइस 3 नियम है, ठीक है, 3 समीकरण है। पहला समीकरण ये है, आप यहाँ पर देख लो, ये भी आप क्रम याद रखेगा कि पहला कौन सा है, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। अब मेरे प्यारे भाई भी माइनस यू बराबर ए प्लस टी, ये तो होगा नहीं। अगर आप इसे भी रूपांतरित करो ना तो ये भी गलत होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस, इसमें समीकरण 3, इसमें कुछ भी नहीं बैठता उठता। सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि गति का पहला समीकरण जो है ये किसके बीच संबंध दर्शाता है। अब अभी आपको मैंने बताया कि गति का पहला समीकरण होता है v बराबर यू प्लस ए टी। मैंने आपको अभी बताया ना, गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर यू प्लस ए टी। अब यहाँ पर मैंने दिखाया गाइस, अभी आपको यहाँ पर देख लो, यहाँ पर v बराबर यू प्लस ए टी होता है। तो वही यहाँ पर कहा गया कि गति का पहला समीकरण जो है ना ये किसके बीच संबंध दर्शाएगा। तो मेरे प्यारे भाई आप सब तो जानते ही हैं किसके बीच संबंध दर्शाएगा, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई वेग और समय के बीच। सही आंसर क्या होगा, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच, वेग और समय के बीच गति का पहला समीकरण अपना संबंध दर्शाएगा, ऑप्शन सी। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होगा। जानते होंगे, मैंने लगभग 2 बार इसे पढ़ाया है, मैंने इसीलिए रिपीटेड कर दिया है ताकि आप भूलते भी हो ना तो याद आ जाए।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इट्स वेट ऑन अर्थ। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 टाइम्स हो जाता है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि अगर इसका भार जो है वह पृथ्वी पर चंद्रमा जो गाइस पृथ्वी पर भार है ना चंद्रमा वाला, वो आकर के 1/6 हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 6 यानी कि गाइस लिखा है 6000 न्यूटन ऑन अर्थ, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। एक वस्तु का भार है जो पृथ्वी पर 6000 न्यूटन है और ये चंद्रमा की अगर सतह पर लेकर जाया जाए, चांद की सतह पर ले जाया जाए तो उसका वेट क्या होगा। अब अभी आपने पढ़ा है, जानते होंगे, अगर किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी पर है तो वह चंद्रमा पर जाकर के 1/6 हो जाता है। तो वस्तु का भार 6000 न्यूटन दिया गया है, ठीक है, न्यूटन न्यूटन जो है एक भार का SI इकाई होती है, और ये चंद्रमा पर जाएगी ना तो 1/6 हो जाएगी। तो 1/6 यानी कि अगर 6 से इसे गाइस हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 1000 न्यूटन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर डी, 1000 न्यूटन होगा। क्या हो जाएगा चांद पर इसका भार? 1000 न्यूटन। सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि ओम की इकाई क्या है। ओम की इकाई क्या है? अब देखो ओम लिखा गया है लेकिन ओम यहाँ का पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है, यहाँ पर ओम जो है ना ये प्रतिरोधकता की इकाई होती है मेरे प्यारे भाई, याद रखना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि एक हॉर्स पावर या फिर एक अश्वशक्ति जो है ये किसके बराबर होती है? बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? फटाफट आंसर दीजिए, भी क्वेश्चन बहुत है, टाइम भी आपका बहुत ज्यादा हो रहा है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 746 वोट के बराबर होती है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला है कि एक डायोप्टर जो है ये के बराबर होता है। डायोप्टर जो है ना ये गाइस लेंस के मापने की क्षमता होती है, और आप ये भी जानते हैं कि लेंस की क्षमता का मतलब डायोप्टर होता है, और एक डायोप्टर जो होता है ना ये होता है गाइस 1/मीटर। क्या होता है? 1/मीटर। अगर ऊपर मीटर ऊपर लेकर जाया जाएगा तो वो मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो 1 मीटर इनवर्स जो है गाइस ये एक डायोप्टर के बराबर होता है मेरे प्यारे भाई, याद रखना ऑप्शन नंबर बी। 1 किलोवाट घंटा, 1 KWH या फिर 1 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होता है? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट कितना है, 5 बार पूछा गया है। बताओ क्या होगा इसका सही आंसर मेरे प्यारे भाई? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यहाँ पर देखो माइनस नहीं होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। सही आंसर क्या होगा आपको? ऑप्शन नंबर सी, 3.6 इंटू 10⁶ जूल जो होता है ये 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। 746 वाट को क्या कहते हैं? बस यहाँ पर घुमा दिया गया। अभी आपके ऊपर पूछा गया कि एक अश्वशक्ति के बराबर कितने वाट, तो आपने बताया वहां पर 746 वाट। तो वही तो यहाँ पर पूछा गया कि 746 वाट को क्या कहा जाएगा? एक अश्वशक्ति, एक हॉर्स पावर, कुछ भी कहो, जो आपकी मर्जी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर एक अश्वशक्ति। सही आंसर क्या होगा हमारे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने है कि वाहन की गति जानने में मदद करता है। मेरे प्यारे भाई अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि हिंदी की भी आपकी क्लासेस होती हैं 7 बजे, मैथ की क्लास होती है आपकी दोपहर 12:30 बजे, रीजनिंग की होती है 10 बजे। ठीक है, सारी क्लासेस की PDF आपको टेलीग्राम पर मिलती है। वाहन की गति जानने के लिए हम प्रयोग करते हैं स्पीडोमीटर का। वोल्टमीटर विभवांतर मापता है, लेक्टोमीटर जो है ये दूध का घनत्व मापता है मेरे प्यारे भाई। स्पीडोमीटर से वाहन की गति हम मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कार्य में, अब कार्य में क्या होता है, अगर आप जानते होंगे तो बता सकते हैं। आप सब जानते हैं कि कार्य क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटीज होती है। तो मेरे प्यारे भाई की जो कार्य है इसमें दिशा तो होगी नहीं, केवल और केवल परिमाण होता है। तो वही कहा गया मेरे प्यारे भाई, कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, क्योंकि कार्य एक प्रकार की अदिश राशि है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। अगला है कि निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता? कहने का मतलब है कि इसमें से किसमें कोई कार्य नहीं होगा, बताओ। गाइस क्वेश्चन की संख्या भी ज्यादा है, 50-55 क्वेश्चन आपके हैं, तो मैंने सोचा कि एक ही क्लास में कंप्लीट करें, क्या बार बार वही। तो निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता? अब देखो गाइस आप सब ये जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। और जो गाइस कार्य होता है ये बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होगा, और W बराबर होता है FS cos थीटा। तो FS यानी कि W बराबर FS cos थीटा।
अब यहाँ पर देखो गाइस, अगर कोई भी लंबवत जाएगा तो ये आप समझ सकते हो गाइस, इसमें cos 90 का मान क्या होता है 0। तो एफ एस cos 90 यानी कि एफ एस का पूरा मिलाकर के कितना हो जाएगा, W हो जाएगा आपका 0। तो कार्य इसमें नहीं होगा। कहने का मतलब है कि एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। अब अपनी पीठ पर लेकर चल रहा है ना, यानी कि वो लंबवत कार्य कर रहा है। तो मेरे प्यारे भाई W बराबर होता है एफ एस cos थीटा। और अगर हम थीटा का मान यहाँ पर 90 डिग्री रख दें तो cos थीटा यानी कि cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो एफ एस इंटू 0 यानी कि कुल मिलाकर के कार्य क्या हो जाएगा आपका 0। तो कोई भी कार्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर आपके सामने आ जाता है। ठीक है, अब अगला है कि निम्नलिखित में से कि किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कोई कार्य किया गया है। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा गया कि इसमें किस गतिविधि में कहा जा रहा है कि कोई कार्य किया गया है। हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं, ये तो है नहीं कि पढ़ते हैं उसके साथ साथ घूम रहे हैं, विस्थापन तो कर नहीं रहे हैं। तो जब तक विस्थापन होगा नहीं तब तक कार्य होगा नहीं, ये गलत है। फिर देखो, श्रुति कुर्सी पर बैठी है। अरे बैठी है तो बैठे रहने तो इससे मेरे को क्या मतलब। फिर है कि खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसा करने में असफल है। अरे जब घर के दीवार को दे रही है तो गलत तो कार्य कर ही रही है, तो असफल हो जाएगी। और जब तक कोई कार्य उसका सफल नहीं होता है, या फिर अगर आप किसी दीवार पे मुक्का मार रहे हैं ना और वह दीवार नहीं गिरती है, यानी कि आप कार्य करने में असफल हो जाते हैं, विस्थापन नहीं होता है, तो कोई कार्य भी नहीं होता है। तो मेरे प्यारे भाई, जो पिंकी है ना, ये समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रख कर चल रही है, कार्य कर रही है ना, विस्थापन हो रहा है। तो मेरे प्यारे भाई इसी में कहा जाएगा कि कार्य हो रहा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला है कि निम्न में से कौन एक कार्य का गुण नहीं है। अब यहाँ पर कहा गया कि इसमें कौन एक कार्य की गुण नहीं है, इसकी प्रॉपर्टीज नहीं है। अब यहाँ पर देखो, पहला ऑप्शन दिया गया आपके सामने कि कार्य की दिशा होती है। अब आपने अभी देखा कि कार्य में गाइस दिशा नहीं होती, केवल और केवल परिमाण होता है। तो वही मेरे प्यारे भाई, कार्य की दिशा नहीं होती, कार्य एक अदिश राशि है। सही आंसर क्या होगा आपको, ऑप्शन नंबर ए, कार्य की दिशा नहीं होती। ठीक है, तो कार्य की दिशा नहीं होती तो मतलब कार्य दिशा होती है, ये आपका बिल्कुल नहीं है, यही आपका सत्य है। तो मेरे प्यारे भाई, हमने यहाँ पर जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। वैसे तो मुझे लगता है कि हमने आपके लिए जो मेहनत की है ये आपको गाइस कुछ भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी मेहनत कैसी लगी। जो कुछ भी लगी हो, अच्छी लगी, भद्दी बुरी, जो कुछ भी आपके मन में हो हमारे प्रति राय, आप उसे जरूर दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। आपके एक कमेंट से ना मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो आप कमेंट भी करके बता दीजिएगा कि आपको हमारी आज की मेहनत कैसी लगी। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई, मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी हमारे प्यारे मित्र, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन, छोटे भाई छोटे बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे मेरे प्यारे भाई। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, मंजिलें तो मिल ही जाएंगी, भटक कर ही सही। अरे मेरे प्यारे भाई, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं, समझ गए होंगे ना। अरे मेरे प्यारे भाई, अगर आप पूरी जी जान पूरी शिद्दत के साथ लगे हो ना तो वर्दी तो आपको मिलेगी ही, सीट तो आपकी पक्की होगी। अरे चिंता वो करें जो पढ़ ही नहीं रहे हैं, एग्जाम के भरोसे हैं कि जब एग्जाम डेट आएगी तब पढ़ा जाएगा, तो वही आगे चल करके असफल हो जाएंगे। ये बात याद रखना। अगर आप अभी से पूरी जान के साथ लगे हैं, अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं, और अगर आप अभी से अपनी इस हौसले को डेफिनेटली ऊर्जा दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरे प्यारे भाई आपकी एक सीट पक्की है, ये मैं आपसे दावा करता हूं। तो आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में बस इतना ही गाइस। जो कुछ भी आपको क्लास अच्छी लगी हो कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप जाकर के सर्च कर लेना, जो आपका एग्जाम गुरुजी बाय जर्मन से टेलीग्राम है वही आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। अब जीके विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।